हेलो। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था और वो वॉर में पूरा एक देश, पूरा एक नेशन अलग होके बांग्लादेश बना। जो आज भी बांग्लादेश में इतना सारा मगजमारी चालू है, वो देश पूरा अस्तित्व में आया। और वो टाइम पे वॉर में कितना खुआरी हुआ था, भारत ने कैसे सामना किया था, पाकिस्तान को क्या झेलना पड़ा था, और बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान के लोगों ने और सैनिकों ने कितनी बर्बरता की थी, मानवता को पूरी ताव पे रख दिया था, क्या क्या चीजें हुई थी, इसका डीपली एनालिसिस आपको एक खान सर के वीडियो में मिल रहा है। कृपया आप पूरा देखिएगा। जय हिंद। सबसे पहले एक वार्निंग भैया, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने 2 सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को घुटने टेका दिया था और दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था और भारत के 2 सैनिक मारे गए थे लोंगेवाला में। हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे PNS गाजी को डुबा दिया गया। ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है, लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया, न चाइना बचा पाया और न ही अमेरिका बचा। ध्यान से समझिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसी समय पाकिस्तान 2 भाग में था। एक इधर वाला जो एरिया है, इसे हम लोग कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान का एरिया है। और ये जो आज हम अभी जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था वो टाइम पे, पूर्वी पाकिस्तान, और ये जो पूर्वी पाकिस्तान है वो टाइम पे बांग्लादेश था। तो दोनों को भौगोलिक परिस्थिति ऐसे भी बहुत वो थी, बीच में पूरा भारत आ रहा था। छोटे हो, काले हो, मतलब उल्टा सीधा मजाक कर रहे हैं। खान सर इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें वो नॉलेज दे रहे हैं। चुनाव जीत गए और वो यहाँ के प्रधानमंत्री के पद पे चुनाव जीत गए। अब यहाँ की आर्मी ने क्या किया, उनको शपथ ही नहीं दिला रहे थे। इसलिए 70 के चुनाव जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान जब देखे कि ऐसा है, तो उन्होंने अपना भाषण दिया 7 मार्च को और कहा कि अब हम इस पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। इस भाषण की वजह से आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 को गिरफ्तार करके और पश्चिमी पाकिस्तान में अरेस्ट करके बंदी बनाकर रख दिया और यहाँ पर जुल्म करना चालू कर दिया। कहां पर भाई? तो पूर्वी बंगाल में, पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी बंगाल में नहीं, पूर्वी पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म करना चालू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ मुक्ति वाहिनी नाम का एक विद्रोही गुट तैयार हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने इस पूर्वी पाकिस्तान पे इतना भयानक जुल्म किया कि इस पूर्वी पाकिस्तान में, इस पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर 30 लाख लोगों को कटवा दिया। 30 लाख लोग, 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर दिया। बहुत बर्बरता हुई थी उस टाइम पर महिलाओं के साथ। दृश्य है कि अगर हम उसको YouTube पे दिखा देंगे ना, तो YouTube हमारे ऊपर क्लेम करेगा, भैया आप ये सब इतने भयानक दृश्य नहीं दिखा सकते। आप अंदाजा लगाइए इनकी क्रूरता का, ये अपने देश पर इतना भयानक जुल्म कर रहे हैं। ये बहुत ही क्रूरतापूर्ण बात है। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद इस जुल्म का नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1971 तक भारत में यहाँ से लोग भाग के आ गए कि भैया हम जिंदा रहेंगे तब तो, और यहाँ 10 लाख लोग भारत में आ गए शरण लेने के, भैया हमको बचाइए। तो इंदिरा गांधी जानती थी कि भारत में, मतलब अभी जो बंगाल है ना, ममता दिल्ली का, वहाँ पे आज भी जमेला उसमें चालू ही है। बंगाली का बॉर्डर अच्छा नहीं है आज भी अपना। लोग यहाँ पर सुधर सके, तो इंदिरा गांधी ने इसके लिए बात की जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से। उन्होंने सेना प्रमुख मानेकशॉ से कहा, सर मानेकशॉ से, कि आप अभी युद्ध कीजिए, हम आदेश देते हैं, आप अभी युद्ध कीजिए बांग्लादेश पे, हम अपने पड़ोसियों को इस तरह मारते नहीं छोड़ेंगे, आप इस पे हमला कीजिए। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था। मानेकशॉ ने कहा कि हम हमला नहीं करेंगे। कही अरे क्यों? कि आप महीना देख रही है, अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने का मतलब बरसात का दिन सर पे है, और बरसात के समय पूरब का हाल क्या होता है, एकदम भयानक बाढ़ आ जाती है। और उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि सिकंदर की फौज भी हाथी लेके आई थी, फंस गई थी, सिकंदर तक चले जाते हैं। यहाँ बरसात रहेगा, हम यहाँ उलझ जाएंगे। इतिहास का नॉलेज इनको जितना है इतना शायद किसी और को यूट्यूब पे हम लोग नहीं देखते हैं।
वॉर को जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये ऐतिहासिक वीडियो है, इसको देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी नॉलेज और जानकारी मिल रही है। हम अपने सैनिकों को इस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। मुक्ति वाहिनी, उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी में 1971 में हमारी जो थी भारत और रूस की एक समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। अब हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। इंतजार था तो इस बात का कि उस बारूद में एक चिंगारी की और तब पाकिस्तान तबाह हो जाता। इत्तेफाक देखिए, उस बारूद के ढेर पर खुद चिंगारी जलाई पाकिस्तान ने। कैसे? तो समझिए कैसे। हम लोग का था कि इधर हम लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे, मतलब इधर भयानक हमलावर हो जाएंगे, और इधर हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, मतलब इधर कम हमला करेंगे, ताकि हम लोग का मेन मकसद पाकिस्तान से युद्ध नहीं था। हमारा मेन मकसद था हमारे अपने बांग्लादेशी भाइयों पर जो जुल्म हो रहा था, जो उनकी बहनों को रेप हो रहा था। इतना भयानक क्या था वहां पर पाकिस्तानियों ने कि बाप के सामने बेटी का रेप करते थे, और उसके बाद बाप को मार के कहते थे तू भी रेप कर। मतलब मानवता पूरी खत्म कर दिया गया भारत। तो भारत ने कहा कि इधर हम डिफेंसिव रहेंगे। पाकिस्तान को ये खबर लग गई कि भारत ना इधर कमजोर है। अरे भैया, इधर हम कमजोर थोड़ी है, इधर कम सैनिक रखे और इधर हम भयानक रखे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कमजोर हो जाएंगे। भैया, कहा जाता है ना कि सोनार के घर का कचरा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। देखिए, हम लोग ठंडी का इंतजार ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती कर दिया। उसने 3 दिसंबर को अचानक हमला कर दिया श्रीनगर पे, पठानकोट पर, चंडीगढ़ पर, यहाँ पर आगरा हवाई अड्डे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एयरफोर्स का इतना भयानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ कि भारत देखते रह गया। पाकिस्तान की जहाजें एंट्री मार गई सब भारत में, उसकी एयरफोर्स एंट्री कर दी। इतना भयानक हमला था, इतना भयानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मारा। समझ रहे ना कितना भयानक हमला था। अरे भाई, आप यहाँ पर घुस जाएंगे हमारे देश में तो क्या हो जाएगा भैया? रूस मोटियां लोढ़ा हुई है, हाथी घोड़ा थोड़े हुई है। भारत तो इसी का इंतजार कर रहा था। देहात में कहावत कहा जाता है कि रोए के रानी तले अखिए खुदा गई। भैया, हम प्लाने कर रहे थे हमला करने के लिए कि आप हमारे पे हमला करिए दीजिए। अब विश्व का भी दबाव नहीं आएगा हमारे ऊपर कि भैया हमला तो आपने किया है, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। भारत एकदम दृढ़ निश्चय कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खतरनाक खबर लग गई। क्या थी खबर भाई? तो देखिए, पाकिस्तान को खबर लगी कि भारत की ज्यादातर फौज इस पूर्वी पाकिस्तान की ओर डिप्लॉयड है, और यहाँ राजस्थान के जैसलमेर जिला में एक जगह है लोंगेवाला। उस लोंगेवाला में केवल और केवल 120 फौजी हैं। और अगर पाकिस्तान ने सोचा कि 120 फौजियों को हम रातों रात मार देते हैं, तो उस समय एयरफोर्स रात में लड़ाई नहीं कर सकती थी। इसलिए इन्होंने लोंगेवाला में एंट्री मार दी, पूरी भयानक टैंक लेकर, फौज लेकर, इन्फेंट्री लेकर, और उसको वो लोग लोंगेवाला में घुसने के लिए चल दिए। और लोंगेवाला में भारत के पास केवल 120 सिपाही थे, केवल 120, और उन पर वो हजारों की संख्या में टूट पड़े। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो जाए, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती हैं। लोंगेवाला में जो ड्यूटी थी उस समय कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का। कुलदीप सिंह चांदपुरी सरदार है, आप देखे होंगे बॉर्डर मूवी में इनका रोल, बॉर्डर मूवी में सनी देओल ने उनका रोल निभाया था। और 120 जवानों के साथ उन्होंने पूरी फौज को रोक के रखा था। और ये भी बहुत ऐतिहासिक पिक्चर है, बॉर्डर भी, वो भी देखनी चाहिए। जो लड़ने आ रहे हैं ना पाकिस्तान की ओर से, वो ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहा है। उसके पास टैंक है, 2800 फौज है, बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा है। आपके पास केवल 120 जवान है कुलदीप सिंह। आप पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, क्योंकि आपको आप बहादुर है इसमें नो डाउट, लेकिन आप कैसे लड़िएगा उतनी भयानक फौज के पास ही? उन्होंने कहा खालसा सिख नहीं हट सकते, हम दिखा देंगे कि हम 120 भी ऊपर क्या पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे। इनके पास ना ही टैंक को उड़ाने के लिए कोई संसाधन थे, टैंक को मारने के लिए एक जीप पर लगा हुआ छोटा सा तोप था, और इनके पास 3 तो माइंस लगे थे। माइंस समझते हैं आप लोग? टैंक जो होता है ना बम, उसको उड़ाने के लिए माइंस लगाए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये है माइंस, ये माइंस होते हैं। इस पर अगर टैंक चढ़ता है ना तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। तो इन्होंने दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया? माइंस 2 प्रकार के होंगे, एक फौजियों को उड़ाने के लिए होते हैं, उसका वेट 50-60 केजी वेट से होता है। और ये जो माइंस आते हैं वो टन का वेट, टन जितना वेट आता है, तब पूरा टैंक उड़ता है। पाकिस्तान की टैंक आई तो शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस था, धम से लगा, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई। पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा,
तीसरा हुआ पाकिस्तानी एकदम डर गए सब। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहे कि भैया यहाँ तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, एक काम करो इंजीनियरों को बुलाओ, पूरा माइंस निकालो। अब ब्रिगेडियर जो हमारे मेजर कुलदीप सिंह थे ये जानते थे कि बाबू अगर हम तुमको रात भर रोक दिए ना तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी और तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इन्होंने पूरा टिफिन बिछाया था। इन पाकिस्तानियों ने 6 घंटे लगा दिए उनको निकालने में। इंजीनियर आते थे डर के मारे टिफिन निकालते थे, सॉरी बाप रे बाप, और टिफिन में ईटा पत्थर भर देते थे और डर के ले जाते थे भागो 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 माइन से। इसको लगाते लगाते इन लोगों ने पूरी रात बिता दी। 3 बज गया, 3 बजे इनको पूरा सन्नाटा दिखा कि भैया ये तो टिफिन है, ये रेगिस्तान में तो टिफिन है। अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया कि हमला करो। तो कुलदीप सिंह जो थे चांदपुरी, उन्होंने बालू के बीच में इसे गड्ढे बना रखे थे और अपने फौजियों को 2 किलोमीटर एरिया में बिछा दिए थे, उधर एक इधर एक इधर। 120 जवानों को 2 किलोमीटर तक इन्होंने वो किया और 2 राइफलों के साथ फायर किया। तो तादाद बहुत ज्यादा दिखाने के लिए ये चीज किया गया था कि सामने वाले को ऐसा लगे कि जवान 120 नहीं है, यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में जवान है। तो उनके पास जानकारी गलत है, ऐसा कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एक आइडिया लगाया था। एक फौज में इसको भी एक वॉर नीति बोलते हैं, जो वॉर का एक रूल है कि जो भारत में ऐसा बहुत यूज होता है और दुनिया में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि एक ट्रिक है। पाकिस्तान बच्चा है, अपने बच्चा है, बिगड़ गया, आराम से मारिए। ऐसे एकदम धज्जी उड़ा दिए हैं बेचारा सबको। पाकिस्तान के टाइम को धज्जी उड़ा के उस पर भारतीय सैनिक खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। फोटो खींचे, उस समय सेल्फी नहीं था ना, आगे से फोटो खींचना। फोटो खींचे आप, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। बताइए इतना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए, बेचारा ऐसा मारा जाता है। हाँ, अरे ब्रिगेड मेजर साहब आप भी बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए। देखिए इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया गाड़ी का। ओहो, ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा बिगड़ जाता है तो धोना ही पड़ता है। ये हाल कर दिया रात भर। सोचिए रात में इतना बुरा मारा, दिन में दिखता तो कुछ डालता पूरा। एकदम भयानक तबाही मचा दिया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। इनका आगे कौन खड़े थे? ब्रिगेडियर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब को कहने लगे भैया ये तो बहुत बुरा मार रहा है सब। तब तक हो गया सुबह, और सुबह के वक्त हमारे जो हंटर जहाज थे, उस समय जो जहाजें थी वो हंटर जहाज थी। ये हंटर जहाजें रात में नहीं उड़ सकती थी, लेकिन दिन में उड़ सकती थी। रात भर तक कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा कूचा पाकिस्तानियों को, इतना कूच दिया कि भोर हुआ तो बाकी का कसर पूरा कर दिया हमारे हंटर विमानों ने। ये हंटर विमान जब आए सब तो इतना भयानक तबाही मचाए सब पाकिस्तान के जहाज। हंटर विमानों ने 5 से 10 मिनट में ही खेल खत्म कर दिया था इनका। और नाइट में वो टाइम पे हमारे पास ऐसे राफेल वगैरह विमान नहीं थे, और जो विमान थे वो नाइट में नहीं उड़ सकते थे, जो अपन ने मॉडर्न पिक्चर में भी देखा है। और उसमें जो पायलट्स वगैरह थे उसका रोल जैकी श्रॉफ ने शायद निभाया है कि वो बहुत परेशान थे कि वो मदद नहीं कर पा रहे थे। वो पायलट होने के बावजूद, विमान होने के बावजूद, लेकिन वो वाले जो विमान थे वो नाइट में वॉर नहीं कर सकते। डर के मारे पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए, भागो भाई यहाँ पर। ये 120 जवानों का जलवा था। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे। अरे भैया हम चीन पे वीडियो बनाए थे, आप पे नहीं बनाए थे, जो आप लोग हम लोग को बोल रहे थे कि पाकिस्तान हमारा देश शांति का प्रतीक है, इसीलिए ये आपका टाइम है। भारत ने अब तक कभी भी दूसरे देशों के साथ कभी भी सामने से हमला नहीं किया है, और ना ही वॉर की है। ना ही वॉर की है। अभी तो बहुत आविष्कार हुआ है, राफेल है, कई विमान है, कई तरह के वो बम अभी है। तो संरक्षण बजट बहुत बड़ा है भारत का, और भारत से पंगा लेना बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में। भारत एक विश्व शक्ति है। उसमें वो हमको धमकी देता है कि भारत की चीन भी शायद सोचेगा। अरे भैया आप सोचिएगा भी मत, अभी के समय में तो मत सोचिएगा। जानते हैं क्यों? देख लीजिए इधर अभी कौन बैठा है भारत में, समझ में आ रहा है? आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें ज्यादा खतरनाक कौन है आपके लिए। अमित शाह और मोदी दोनों में से अमित शाह के ऊपर इशारा है खान सर का। समझा आप लोग को? तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाकिस्तान में जो हार हुई थी लोंगेवाला में, ये हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान
इस मूवी ये खान सर कितनी अच्छी तरह समझा रहे हैं, देखो। हो जाता है। तो ये शुरुआत तो इन्होंने किया 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने धो दिया। अब बचा नेवी कहे कि भैया आर्मी को मौका दिए, एयरफोर्स को मौका दिए, रात में आर्मी धोई, सुबह में एयरफोर्स धोई, हम नहीं धोएंगे क्या? हम भी धोएंगे। नेवी कब पहुंची? 5 दिसंबर 1971 को कराची पहुंच गई। और कराची में जब पहुंची ना, तो कराची को तबाह कर दिया। इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कराची पर कि कई दिन तक कराची बंदरगाह पर आग लगा था। और कराची बंदरगाह को तो उन्होंने ऐसा धज्जी उड़ाया जिसे लग रहा था सिंदूर सभ्यता बना दिया उनको। तो पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान का कमर टूट गया। पाकिस्तान वालों ने कहा कि ससुरा सब बोल रहा था कि हम इधर डिफेंसिव है, यानी ज्यादा हमला नहीं करेंगे, ज्यादा हमला इधर करेंगे। ससुरा इधर कैसे मार रहा होगा सब, अभी इधर भी बताते हैं कैसे मारा सब। ये कराची पहुंच गया। आप देखेंगे क्या हाल किया था कराची में। कराची में जब मारा गया था नहीं पाकिस्तानियों को, तो ये पाकिस्तानी भाग गए थे सब ग्वादर में। ये ग्वादर भाग गया। अभी इनसे ग्वादर नहीं जाने वाला है, पूरा राज्य चला जाएगा इनसे, बलूचिस्तान। छुप के गए थे लोग ग्वादर। बलूचिस्तान में भी आज वही पोजीशन पाकिस्तान कर रहा है जो उन्होंने बांग्लादेश में किया है। बलूचिस्तान पूरा एरिया है, वहाँ भी आज क्रूरता बहुत सी देख रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल में। उनके ही भाई है, वो भी मुसलमान है। ये बांग्लादेशी भी मुसलमान थे, बलूचिस्तानी भी मुसलमान ही है। यहाँ देख लीजिए इनका पूरा ध्वस्त। भैया ऐसे मारा जाता है? हाँ, अरे भाई बच्चा को बच्चा की तरह मारना चाहिए। इंडिया की नेवी ने भी हद कर दिया, मतलब इस तरह मारा जाता है। हाँ, यहाँ देखिए पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया इन लोगों को। अरे भाई बच्चा है, बिगड़ गया है तो थोड़ा सा आराम से न मारिएगा। देख रहे हैं इस तरह से मारा पूरा पाकिस्तान के। कराची बंदरगाह हो गया। तो पाकिस्तान का तो इधर से तो पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया। अभी शुरुआत हुए युद्ध के केवल 2 दिन हुए हैं। आप दिल थाम के रखिए, अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। 3 दिसंबर को स्टार्ट किए, 4 दिसंबर को हम लोग लोंगे वाला धो दिए, अब 5 दिसंबर को कराची। बहुत तबाही मची थी उस टाइम पर। 2-3 दिन में ही युद्ध खत्म कर दिया। भारत का सबसे खतरनाक जहाज था INS विक्रांत। INS विक्रांत को बर्बाद करने के लिए ना से भेज दिया INS PNS गाजी को। गाजी एक पनडुब्बी थी, उसको आदेश दिया गया कि जाके मार के आओ किसको? विक्रांत को। क्योंकि अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आ जाती। तो ये गाजी कैसे डूबा, इसको हम लोग वो खराब जहाज से मार दिया। तब इधर समझते हैं कि जब उधर इतना भयानक धोए तो इधर कितना बुरा धोए होंगे, इसको बारे में हम लोग समझते हैं। भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या क्या काम की, इसको ध्यान से समझिए। ये मुक्ति वाहिनी जो थी बांग्लादेश की, वो अंदर ही पाकिस्तानी फौजियों को मार रही थी गली कुची में दौड़ा दौड़ा के। क्योंकि मुक्ति वाहिनी मतलब कि अपना जैसे अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था तो भगत सिंह और गांधी जी का मूवमेंट था, वही मूवमेंट वो मुक्ति वाहिनी चला रही थी। वो लोग भी पाकिस्तान से आजादी चाहते थे। इनका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी। क्योंकि इनको जो मदद थी, देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान है, इनको मदद जब भी मिलेगी तो इधर से ही मिलेगा। आप बताइए यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं, बेवकूफ भी नहीं होगा कि इधर से मदद करने जाएगा। रास्ते में ही एयरफोर्स मार के गिरा देती थी, ट्रक वगैरह जाएगा नहीं। तो नेवी से ही इन लोग मदद देते थे। भैया यहाँ पे जो इनके फौजी लड़ रहे थे उनको खाना पीना भी खत्म हो गया था। अब इनको बर्बाद कर दिया भारत। INS विक्रांत। INS विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था इस साउथ एशिया के देशों का। और यहाँ से उस इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी। वो एयरफोर्स यहाँ से भी बम मारता था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था, जो ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना है। मुक्ति वाहिनी मारती थी और आर्मी पूरी तरह से उसने यहाँ से हमारा विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। अब बांग्लादेश का देखिएगा वर्तमान में, उस समय तो पूरी पाकिस्तान था। ये चटगांव उस समय पाकिस्तानी आर्मी नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इधर हम लोगों ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोगों ने चटगांव। अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो। देखिए ये विक्रांत है। विक्रांत जहाज जो था, इसपे से इसके ऊपर देखिए आपको लड़ाकू जहाजें दिखी। PNS गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई कि तुमको जाना है और इस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी। पाकिस्तान के पास वो टाइम पे भी जहाज वगैरह थी, वो अपने को आज पता चल रहा है कि उनके पास भी एक गाड़ी करके एक लड़ाकू विमान था कि पाकिस्तान की पनडुब्बी वो समुद्र के अंदर चलती है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी की ओर। ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चल दिया। अब विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था, इसलिए हम लोग विक्रांत को छुपा दिए, मतलब थोड़ा सेफ्टी दे के रखने लगे।
और इस पीएनएस गाजी जो था, पीएनएस गाजी को देखेंगे, पीएनएस का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, पीएनएस गाजी, ये मारने आ गया किसको? विक्रांत। इस पीएनएस गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था आईएनएस राजपूत। लेकिन ये जो आईएनएस राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय समस्या क्या था इस आईएनएस राजपूत के साथ कि इसकी इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और ये बिगड़ गया था, और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम पे बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, इंजन ही गड़बड़ हो गया। तो भारतीयों का यहीं पे दिमाग काम है। भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम पीएनएस गाजी को खुद बुला के लाए, कहां पर? विशाखापट्टनम पे। तो लोगों ने कहा कि भैया ये आएगा विशाखापट्टनम में, क्या आईएनएस राजपूत हमको मार दो? कहा कि नहीं, देखिए कैसे आएगा। भारतीयों को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ न कुछ जासूस होंगे और वो पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे। भारतीयों ने क्या किया, आईएनएस विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर फोन कीजिए कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, तुम लोग हमको छुट्टी मिला है, विशाखापट्टनम में 10 दिन रुकेंगे, हमारे लिए तुम लोग खाना पीना अच्छा से बनाओ। लड़कों से उन लोगों को खबर दिला दिया। विशाखापट्टनम में जितने मछुआरे थे उनको कहा गया कि आप लोग हट जाइए, बहुत बड़ा जहाज आने वाला है, बहुत बड़ा जहाज विक्रांत आ रहा है, यहाँ पे आप लोग खाली कर दीजिए, आईएनएस विक्रांत आ रहा है। यहाँ पर क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया, बहुत सारे फल, सब्जी, अंडा, ब्रेड, कि भैया ये इतने बड़े जहाज के लिए जा रहा है, 6 महीने का खाना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए ये लोगों ने ऐसा कुछ किया कि भैया आईएनएस विक्रांत यहाँ नहीं है, आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पे। अरे बकलो, वो उनकी सबूत से सब हुआ था। गाजी की मौत यमराज इंतजार कर रहा था आईएनएस राजपूत। ये गधा जो था पीएनएस गाजी, ये मुड़ गया किधर की ओर? विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम पर चुपचाप शांति से खड़ा हुआ जहाज आईएनएस राजपूत इंतजार कर रहा था। तो पानी के अंदर अंदर आओ, ये भी बाहर निकला हुआ है, पानी के अंदर रहते। और आईएनएस राजपूत देखा कि ये आ रहे हैं, वो आईएनएस राजपूत को मारता कि इससे पहले ही आईएनएस राजपूत मार के तबाह कर दिया पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी पर को डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि ये पीएनएस गाजी अमेरिका से खरीदा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी थी जिसे कोई डुबा नहीं सकता था। पाकिस्तान के पास वो टाइम पे जो भी युद्ध जहाज थे या पनडुब्बी थी, वो सब अमेरिका ही उनको प्रोवाइड करता था। आसमान पर था और पाकिस्तानी दिन पर अमेरिका हर तरफ से उनको हेल्प करता था पाकिस्तान को। क्या करेंगे? तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में फोन किया, भैया आप कुछ कीजिए। तो अमेरिका ने ना यूएनओ में मुद्दा उठा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कह दिया कि पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है। तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया, कहा कि तू दूर जानता जुल्म कर रहा है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो करते हैं। वीटो अगर कोई देश, 5 देश को वीटो है, इस पर अलग चर्चा करेंगे, अगर किसी ने वीटो कर दिया तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ पर अपना दम तोड़ दी। अब पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि भैया आप ही हमको बचा लीजिए। तो अमेरिका ना भारत, पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपना सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, 7वां बेड़ा। देखेंगे 7वां बेड़ा को, अगर इतना भयानक था 7वां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये किस लिए आया था? विक्रांत को डुबाने के लिए। और इसका साइज विक्रांत से डबल था, इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी की टेंशन में रही, तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता करके आए हैं। तो भारत ने रूस को कहा कि भैया अमेरिका इतना भयानक, रूस कितना, रशिया कितना पुराना दोस्त है भारत का, टेंशन क्या लेते हैं? वो ऐसे समय जब होता है तब पता चलता है। रूस कितना सच्चा साथी है भारत का, वो ऐसी ऐतिहासिक जानकारी के बाद पता चलता है कि रूस का साथ भारत को क्यों देना चाहिए और मोदी जी वहाँ पे क्यों जाते हैं बार बार। कहा कि चल भैया देखते तुमको कौन मारेगा भारत को, और अमेरिका को सीधा कर दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मान लेंगे। यहाँ पर खड़ा था भारत का विक्रांत और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा। और रूस ने यमन से अपनी एयरफोर्स को भी कह दिया था कि भैया तुम भारत की देखभाल करना। तो भारत की सुरक्षा के लिए इतने लोग, और अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेके यहाँ देख रहा था, और ब्रिटेन ने भी अपने ईगल नाम के बेड़ा को
ब्रिटेन भी हमारे खिलाफ था, अब बताइए ओनली अमेरिका नहीं, ब्रिटेन का भी जो नेवी था वो भारत का विरोधी था। तो पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका और ब्रिटेन भी था, हमारे सपोर्ट में ओनली फॉर रशिया दिख रहा है। ये पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा का कहना था कि भैया हमारे जहाज पर ऑटोमेटिक मिसाइल लगी है, तुम अगर इधर आओगे तो हम मार देंगे तुमको ऐसे ही। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया समुद्र के ऊपर, ताकि सैटेलाइट से और दूसरी निगरानी से देखा जा सके, और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाजों के ग्रुप को देखकर घबरा गए, इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा था वी आर टू लेट। ब्रिटेन का ईगल बेड़ा अमेरिका के 7वां बेड़ा से कर गिरे उधर मत जो, बहुत देर हो गया, वो पहले पहुंच गया रूस, अब मारेगा वही तबाह हो जाओगे आप। तो 7वां बेड़ा ने धमकी दिया कि हमारे जहाज में परमाणु बम लदे हुए हैं। तो 40वां बेड़ा ने रिप्लाई किया था कि हम भी जब चले थे ना तो परमाणु बम लादे के चले थे, और गिनती जब कर रहे थे तो हम भी गिनती किए थे 250 हमारे पास भी परमाणु बम था, लेकिन इतना ज्यादा था कि सोचे कि कौन वो टाइम पे भी वो लोग परमाणु संपन्न देश थे, भारत तो बाद में बना और वाजपेयी जी को उसका बहुत मुश्किल ही झेलना पड़ा। और ये जो परमाणु समझौता हुआ उसमें अपने एस जयशंकर का बहुत बड़ा रोल है। वो टाइम पे वो अमेरिका में ब्यूरोक्रेट थे। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एयरफोर्स को पूर्वी पाकिस्तान यानी जो अभी बांग्लादेश है तो ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करा दिया, हवाई जहाज से सैनिकों को उतार दिया, और उन सैनिकों के भेष में उसमें सैनिक कम थे और उसमें केवल पुतलों को नीचे उतारा गया था। ये केवल इंडियन आर्मी जान रही थी कि पुतला नीचे उतरा है सर, लेकिन मीडिया ने तो इसको खबर को आग की तरफ फैला दिया। और इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे हाथ जोड़कर BBC न्यूज का। अब BBC ने ये छाप दिया कि इंडियन एयरफोर्स ने ढाका पर 5000 एयर ड्रॉप करा दिए फौजियों को। अब ये गली गली खोज खोज के पाकिस्तानी फौजियों को मारेंगे कि तुम क्यों मार रहे हो हमारे बांग्लादेशी भाइयों को। और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी वैसे ही उनके पीछे पड़ी हुई थी पाकिस्तानियों की। अब पाकिस्तानियों का पूरा मनोबल टूट गया, पाकिस्तानी गली गली छुप गए सब। सोचिए ये पुतला से डर जा रहे थे सब, रियलिटी में ये फौजी नहीं थे, पुतला गिराया गया था एयर ड्रॉप करके। अब वो लोग डर के मारे भाग गए यहाँ पर। अब एयरफोर्स ने देखा कि उसके ये छोटे से वैज्ञानिक दबाव का इतना खतरनाक असर पड़ा है। एयरफोर्स ने कहा कि अब एक काम करते हैं, अब आर पार का ठोक डालते हैं पाकिस्तान को, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एयरफोर्स ने बांग्लादेश के जो गवर्नर थे उनके घर पे हमला कर दिया। अब वो घर में नहीं थे, वो तो बच गए। बचने के बाद घर पूरा उड़ा दिया। डर किसको कहा जाता है? जो उनके गवर्नर हाउस थे AH मलिक, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। भैया जिंदगी रहेगी तो बोलते नौकरी करें, डर के मारे त्याग पत्र दे दिया। सोचिए गवर्नर और भी क्या करते वो लोग, राज्य ही तो था पूर्वी पाकिस्तान, जैसे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। महाराष्ट्र वहाँ पे भी गवर्नर होते हैं ना, संवैधानिक हिसाब से गवर्नर मालिक होता है उस जगह का। त्याग पत्र दे दिए। सोचिए ये डर था उनके अंदर। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल तो हमारे मानिक साहब थे। खान सर का जो रिसर्च है ना वो एक नंबर होता है, वो कोई भी जानकारी को ऐसे ही नहीं बताते, उनके पास पूरा उसका वो होता है एनालिसिस, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस खान सर का होता है। और आप इस आधा घंटा में विचार कीजिए आप सरेंडर करते हैं कि नहीं। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके सैनिकों को जिंदा रखा जाएगा। और अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, देखिए गवर्नर साहब के घर है, कोई ठीक नहीं है, आपके घर पे भी यही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हमारे सामने सरेंडर नहीं करिएगा तो याद रखिए हम अपने हमले को 10 गुना और तेज कर देंगे। और हाथ तो आप चारों ओर से गए। भारत चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए, क्योंकि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मैटर हो चुका था। अब भारत ऐसा चाहता ही नहीं था, लेकिन मजबूरी में वो सब करना पड़ा। ये नसगाजी उसी की पनडुब्बी थी, वो तो पाकिस्तान को दिया। 7वां बेड़ा को नहीं घुसने दिया था, अमेरिका की किरकिरी हो रही थी। ब्रिटेन के ईगल को घुसने नहीं दिया, उसकी किरकिरी हो रही थी। अब भारत को उस समय लोग कहते कि गरीब देश है, अभी अभी आजाद हुआ है। 1971 में हमारी यही हाल थी। और सारे उस टाइम पे भारत ऐसे भी गरीब देश था, अपने पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी जो अभी राफेल है वगैरह है तो अपने पास नहीं थे। फिर भी युद्ध में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अपने फौजियों का है। 1971 ये हमारे इतिहास का वो उनकी सूझबूझ से जो भी हुआ था वो उनकी सूझबूझ से हुआ। दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। और आत्मसमर्पण आप देखना चाहेंगे जनरल नियाजी का। जनरल नियाजी
इन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण साइन किया और साइन करने के बाद बांग्लादेश के ढाका रेस कोर्स में एक ऐतिहासिक क्षण है। आंखों में आंसू था। एक देश के सेनापति के लिए इससे शर्म की बात क्या है जो गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करा दिया। गिनीज बुक में कैसे? देखिए, पाकिस्तान के लोग हम चाइना के वीडियो बनाए थे, उस पर कमेंट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती। देखो, बांग्लादेश तुम्हारी बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है। तुम्हारे यहाँ का 93,000 फौज, सोचिए 93,000 सोल्जर्स ने आत्मसमर्पण किया था। मतलब ये दुनिया में बहुत ही बड़ा लार्ज समर्पण इसको बोला जा सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो कुलदीप सिंह चांदपुरी थे उन्होंने 120 जवानों के साथ भी समर्पण नहीं किया। उन्होंने पूरा दृढ़ता से सामना किया और जीत भी गए। और ये 93,000 ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है और छोटा वॉल्यूम नहीं। इतनी तो यूरोप में फौजें होती है देशों के पास। वो जो भी हुआ था उनकी सूझबूझ से हुआ था, उनकी नॉलेज से हुआ था। जो भी हुआ उस टाइम पर क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने। तो ये है गिनीज बुक में नाम है। ये तो है भैया पाकिस्तान की आर्मी। गिनीज बुक में नाम है ना जी, भले हारने से नाम है तो क्या हुआ। पाकिस्तान के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि भैया गिनीज बुक के नाम है। अभी इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, बाद में हम लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया था। और इस सरेंडर के बाद बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी थी उसके चेहरे पर ये मुस्कान थी कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया। ढाका इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। ये खुशी थी बांग्लादेशियों के चेहरे पर, जिनकी बहनों की इज्जत आबरू लूट ली गई थी उन्हीं देश की फौजियों के द्वारा। ये जो नियाजी थे, जब इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया था बांग्लादेश में, तो ये नहीं पूछे थे कि बांग्लादेश का स्थिति क्या है। ये पूछे थे कि जिन लड़कियों का रेप हुआ है वो कहाँ है, सब दिखाओ तो, मतलब ये भी जाके करेंगे। ये हाल था। ये इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाद फिर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया। भारत ने जो अपना वादा किया था कि शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र करेंगे, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, भारत ने अपने वादा को पूरा किया। आज शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की कमान संभाली हुई है। शेख हसीना का भी अभी बहुत ही बड़ा इश्यू हुआ है और ये भी बांग्लादेश के हित में नहीं है जो अभी हो रहा है। एक स्टूडेंट का चला था कुछ और उसमें से पूरा देश बर्बाद करने पे ये लोग तुले हैं। बहुत ही घटिया इतिहास याद रखता है ऐसी चीजों, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, सबके साथ। अभी हाल फिलहाल में नेपाल के लोग थोड़ा गुस्सा है लिम्पियाधुरा काला पानी को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा नेपाल के साथ कोई खराब रिश्ता है। हमारा नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है। बांग्लादेशियों के साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। आज हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। और बांग्लादेश को जो पाकिस्तान के लोग कहते थे ये किसी काम लायक नहीं है, ये वाले भाई लोग पाकिस्तान से आगे निकल गए। आज उनका मरम्मत का कपड़ा, जूट और पाम ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है। जहाजों की मरम्मत में, तो जहाज के रिपेयरिंग में बहुत आगे निकले हैं बांग्लादेश के लोग। आई होप आप समझ गए होंगे। इस युद्ध के बाद अगर भारत चाहता तो भारत पाकिस्तान के पश्चिमी भाग को भी कब्जा कर लेता, क्योंकि यहाँ तो हम लोग हराए ही थे। उनके 93,000 फौज तो हम लोग जिंदा पकड़ लिए थे। हम उन्हीं को कह देते बंदूक लगा कि कश्मीर खाली करो, हमारा यहाँ से वापस जाओ। लेकिन बावजूद हमने इंसानियत दिखाई थी पाकिस्तान के ऊपर। इसका बदला ही पाकिस्तान ने हमें क्या दिया पता है? 26/11 हम संसद भवन पर अटैक, तो कभी अमृतसर में अटैक, कभी मुंबई। भारत ने आज तक कभी भी जमीन हड़पने के लिए या इस तरीके से अपना इतिहास है कि कभी भी ऐसा काम नहीं किया है जो मानवता को शर्मसार करे। भारतीय सेना हमारा क्या कर सकती है? जैसे चीन की नीति होती है कि जमीन हड़पो, जैसे भारत की नीति आज तक नहीं रही है। सेना थी ना 71 में, आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ती। आप हिंदुस्तान के व्यूअर्स आप लोगों से भी कहते हैं कि एक लाइक तो बनता है इस सैनिकों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे इस चैनल के लिए। कभी नहीं कहेंगे कि खान जी रिसर्च सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आज एक लाइक बनता है हमारे इन वीर सिपाहियों के लिए जो आज भी सेना के लिए डटे हुए हैं। और ये लाइक और शेयर कीजिएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी वाला वीडियो है। आप शेयर कीजिए ताकि आपके बच्चों तक को ये पता चल सके कि हमारे सैनिक कितने बहादुरी है, कितने बहादुरी से लड़े थे हमारे सैनिक, कितने बहादुर हैं। और इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि पाकिस्तान तक पहुंचे और वहां का बच्चा इस वीडियो को देखे, ताकि उनके अंदर भारतीय सेना का जो डर है वो बैठे। ये डर जरूरी है उनके अंदर, ये डर उनकी हड्डी
चाहिए। और हाँ, कोई भी देश के हो, हर देश को अपने सैनिकों के लिए सम्मान करना चाहिए। हम ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताएं, हम अपने सैनिकों की वीर गाथा बताएं जो A to Z अक्षरशः सही चीजें हैं। समझ आया? आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ बोलिए आप लोग, भारत माता की जय। पाकिस्तान के युद्ध का जो हम सीरीज बना रहे हैं, आज 71 का युद्ध बढ़ाएं, हम आपको कल 1948 का युद्ध बता देंगे, 65 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद ने जो बहादुरी दिखाई, फिर आपको हम 84 का सियाचिन, 99 का करगिल और 62 की चाइना युद्ध के बारे में भी बता देंगे। याद रखिएगा, चाइनीज और पाकिस्तानी इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करेंगे, आप उन पर भारी पड़िएगा। आप लोग लाइक कीजिएगा, रखिएगा, अपनी पीढ़ियों को दिखाइएगा कि हमारी वीर जवानों के लिए अपने जवान कितने बहादुर थे वो भी, और भारत ने मानवीय अभिगम से ही हमेशा काम किया है वो भी जानकारी इसमें मिल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में खान सर ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है और ये ऐतिहासिक जानकारी है जो ये सब देखने से ही पता चलता है, ना देखें तो हमको भी कुछ जानकारी नहीं रहेगी, जैसे बच्चों को भी ऐसे। और पाकिस्तान में जैसे हम लोग अभी देखते हैं यूट्यूब्स वगैरह में, तो लोगों के पास जानकारी नहीं है। वो लोग ऐसा जानते हैं कि भाई भारत को इतनी बार पाकिस्तान ने हराया है, हकीकत वो नहीं है। हकीकत ऐसी चीजें हैं जो छोटे से छोटी बारीकाई से जानकारी जो खान सर ने दी है, खान सर को सैल्यूट है। और हम लोग अभी ऐसी पूरी सीरीज ला रहे हैं रिएक्शन वीडियो की, तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।